हेलो एवरीवन, ब्लू वेव यूट्यूब चैनल के अल्फा सीरीज में आज हम लोग सिविक्स के पावर शेयरिंग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, जो डिफरेंट टाइप के जो पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स होते हैं हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड, व्हाट अबाउट इथनिसिटी एंड सेकंड बेल्जियम इथनिसिटी केस ऑफ बेल्जियम एंड इथनिसिटी केस ऑफ श्रीलंका। एंड इन्हीं सब कंडीशन की वजह से क्या वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था, हम लोग यह भी कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन CBSE रिलेटेड PYQs। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं पावर शेयरिंग की, एक छोटे एग्जाम्पल से समझिएगा। एक छोटे एग्जाम्पल में जैसे अपना यह क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे हैं और टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। आपके माइंडसेट में इतना रहना चाहिए। क्या आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं? जैसे आपका घर है, आपके घर में आप खेलना चाहते हैं, मम्मी अपने पसंद से खाना बनाना चाहती हैं, बट वहाँ पर देखने को मिला कि पापा ही हर एक डिसीजन ले रहे हैं। आप कब खेलेंगे, क्या खाना बनेगा, यह पापा ही डिसाइड कर रहे हैं, ना कि मम्मी डिसाइड कर पा रही हैं और आप डिसाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पावर एक पर्सन के पास में रहा। जब भी कभी पावर अगर एक पर्सन के पास में रहता है तो हो सकता है कि सारे लोग सेटिस्फाई ना हो पाए, सारे लोग हैप्पी ना हो पाए। तो पावर शेयरिंग यही है कि जो अपने पावर हैं, जो डिसीजन लेने की जो पावर हैं, वो अलग अलग लोगों के पास में गवर्नमेंट के लेवल और ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाए। पावर शेयरिंग इज ए पॉलिसी पावर शेयरिंग इज ए पॉलिसी अग्रीड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। एक पॉलिसी है जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और विद इन ए कोएलिशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ग्रुप होते हैं उन सारे लोगों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। पावर को क्यों डिवाइड किया जाता है आप ऐसे समझिएगा। जब हम बात करते हैं पावर के डिवीजन की तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर पावर कभी भी वन हैंड में कंसंट्रेटेड नहीं रहते हैं। मतलब ज़रूरी है कि पावर डेमोक्रेसी में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोगों को इस चैप्टर में डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही सारे टर्म को कंप्लीट करना है, जहाँ पर हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, कितने फॉर्म्स में हम लोग पावर शेयर करते हैं, इथनिसिटी क्या है, ये सब हम लोगों को कंप्लीट करना है। डेमोक्रेसी में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ही है कि पावर जो होगा वो पावर को हम लोग डिवाइड कर देंगे। पावर कभी भी वन हैंड में कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। कभी भी अगर पावर अगर वन हैंड में कंसंट्रेटेड रहेगा तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी तो नहीं बोल सकते हैं। तो यहां पर पावर डेमोक्रेसी में कभी पावर को वन हैंड में कंसंट्रेट नहीं करते हैं, पावर का डिवीजन होता है। अब पावर का डिवीजन कैसे हो सकता है? तो अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी में पावर का डिवीजन देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके से पावर का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले एक अपने एग्जाम्पल समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग को, अब हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पे टोटल जब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमें टोटल 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं कि 4 तरीके से हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड फोर्थ प्रेशरिंग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बात कहा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे आप यह देखिएगा, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। एक एग्जाम्पल से कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जहाँ पर जैसे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में
मॉनिटर 3 बना दिए गए, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, 3 अलग अलग तरीके के मॉनिटर को बना दिया गया। अब जब 3 अलग अलग मॉनिटर्स को बनाया गया, एक का काम था क्लास को मेंटेन करना, एक का काम था क्लास के डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करना, और एक का काम था कि जो टीचर जो काम कह रहे हैं टीचर को थोड़ा सा असिस्ट करना। इस तरीके से 3 अलग अलग लोगों के काम बना दिए गए हैं, एक सबको देख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब 3 अलग अलग लोगों के पास में, 3 अलग अलग मॉनिटर्स के पास में अलग अलग पावर है, सभी एक दूसरे को के पावर को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। जो डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में भी हम लोग पावर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन होंगे, तो हमारे पास में टोटल 3 टाइप के गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर बोला जाता है, सेकंड को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और थर्ड को जुडिशरी बोलते हैं। समझिए पावर इनके पास में भी है, कुछ पावर इनके पास में भी है, और कुछ पावर इनके पास में भी है। जैसे क्लास के 3 मॉनिटर के पास में अलग अलग पावर है, सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ताकि कोई पावर का मिसयूज ना कर सके, सबके अपने अलग अलग काम हैं। इस तरीके से लेजिस्लेचर के काम क्या होते हैं, इनके जो काम होते हैं आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिसीजन लेना होता है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो पॉलिसी बना करके डिसीजन लिया जाएगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका काम ही क्या है, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी को बनाना। पॉलिसी को बनाने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। इनमें कौन लोग आएंगे, अगर कंट्री के लिए पॉलिसी बनाना होगा तो उसमें एमपी आते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद बोलते हैं हिंदी में, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कमेंट में डेफिनेशन जरूर बताइए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो फर्स्ट एमपी हो गए, सेकंड नंबर एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट के जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट के बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर के बाद जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, और कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ जो ऑफिसर्स हो गए। तो ये सारे लोग जो होंगे वो सारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है, जैसे इनका काम लेजिस्लेचर का काम पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना पॉलिसीज़ को। एग्जीक्यूट का मतलब अप्लाई कराना, इम्पोज कराना, एग्जीक्यूट द पॉलिसी। जो पॉलिसी बनाया गया हुआ है उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव, जैसे मान लीजिए कि आपके प्रिंसिपल ने डिसीजन ले लिया कि हर वीक में एक बार टेस्ट होगा। प्रिंसिपल ने डिसीजन ले लिया, जो डिसीजन लेने वाला पार्ट था वह कौन हो गया, वह लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। तो क्या प्रिंसिपल ही आकर के आपके क्लास में टेस्ट ले रहे हैं क्या? नहीं। तो कौन टेस्ट ले रहे हैं? जो आपके जो सब्जेक्टिव टीचर होंगे, आपके जो क्लास टीचर होंगे, वो आपका टेस्ट ले रहे होंगे। तो मतलब क्या, वो जो पॉलिसी बनाया गया उसी को इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम को ही कुछ लोग होते हैं जो पूरे कंट्री में एग्जीक्यूट कराते हैं, लागू करा देते हैं। उन लोगों को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें कौन कौन आएंगे, तो प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे और ऑफिसर्स आते हैं। थर्ड नंबर गवर्नमेंट के ऑर्गन में जो थर्ड नंबर में जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम मतलब जो सभी को, जो लेजिस्लेटिव को और जो एग्जीक्यूटिव को सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू करने का मतलब इनको देख रेख करते हैं, पार्लियामेंट के लोगों को वह देख रेख करते हैं, वह गवर्नमेंट के लोगों को वह देख रेख करते हैं। इस तरीके से यह इनके हर एक फंक्शन को देख रेख करते हैं। और इसी तरीके से यह लोगों को एक और काम, यह जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। जस्टिस ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इनका जो नेचर होता है वह फ्री एंड वह इंडिपेंडेंट नेचर होता है।
यहाँ पर भी हमें टोटल जुडिशरी में हमें टोटल 3 टीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे 3 टीयर स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर पर एक हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट देखने को मिलता है और एक लोअर कोर्ट देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कि हेड पर्सन कौन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हेड पर्सन कौन होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया पावर शेयरिंग के फॉर्म्स में। फर्स्ट फॉर्म जो होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लेवल पावर शेयरिंग मतलब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? तो टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं जो पावर शेयरिंग में जो सेकेंड फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे वर्टिकल लेवल की जब बात कही जा रही है तो वर्टिकल लेवल की बात कहने में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि वर्टिकल लेवल पे मतलब क्या, तो टॉप से लेकर बॉटम तक जब भी कभी पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, टॉप टू बॉटम के लेवल पर जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग सबसे पहले टॉप लेवल पे इंडिया जैसे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जस्ट नीचे स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जस्ट नीचे हमें एक लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के जब लेवल्स जो हो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल के बीच में जब पावर को टॉप से बॉटम के लेवल पे जब डिवाइड किया जाता है, इन लोगों को हम लोग वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ पर कुछ वही एग्जाम्पल बताए गए हुए हैं। जैसे एक यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के बाद में हमें देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इनका काम क्या होता है और इनके लिए पॉलिसी कौन बनाता है? तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह जहाँ पे पॉलिसी बनाती है, वह जहाँ पे डिसीजन लेती है, उस डिसीजन लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए डिसीजन लेती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। और स्टेट के जो पार्लियामेंट जो होते हैं उनका क्या नाम होगा? आप इस क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थर्ड नंबर लोकल गवर्नमेंट, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में हमको अलग टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अर्बन एरिया में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एरिया में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिल जाता है। देखिए वर्टिकल लेवल आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब गवर्नमेंट के जब लेवल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड करते हैं और गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में जब हम पावर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम लेवल पे पावर को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट के लेवल्स में टॉप से बॉटम के लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। थर्ड नंबर बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी आप एक ऐसी एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक क्लास है, क्लास में अलग अलग डिमांड या अलग अलग फूड आइटम को पसंद करने वाले कुछ बच्चे हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मैगी पसंद करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो समोसा पसंद करते हैं। फिर क्या सबको अलग अलग तरीके से खाने का अधिकार होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग मेरे पसंद से जो मुझे पसंद है वो खा लेंगे। अलग अलग बच्चों की डिमांड है। तो सोसाइटी के इसी तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट में सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और जहाँ पर डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे
डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में या आपके क्लासरूम में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलता है कि कुछ रिलीजन के नाम पे अलग अलग टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले होंगे, कुछ लोग इस्लामिज्म को फॉलो करने वाले लोग होंगे, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। इस तरीके से रिलीजन, कुछ लोगों का जो प्लेस ऑफ बर्थ होगा, कुछ लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर भी हम लोगों को अलग टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर यहाँ पर जैसे सोसाइटी में कुछ वीमेन होती हैं, कुछ जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हो गए, कुछ जैसे ओबीसी कैटेगरी के लोग हो गए, फिर इसी तरीके से अलग अलग रिलीजन वाले लोग हो गए, अलग अलग प्लेस ऑफ बर्थ वाले लोग हो गए। यह सब सोसाइटी के अलग अलग टाइप के लोग हैं। जब यह लोग अगर अलग अलग टाइप के लोग हैं तो अलग अलग टाइप की वजह से भी हमें देखने को मिलेगा कि सोसाइटी के हर एक लोगों के बीच में पावर को डिवाइड करना चाहिए। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया तो यही कहता है कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को, जो सोसाइटी के अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया हुआ है। और रिजर्वेशन के प्रोवाइड करा देने की वजह से यह देखने को मिलेगा कि अभी उन लोगों का भी गवर्नमेंट के साथ जो डिसीजन मेकिंग है, इन सारे जगह पर उन सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं उन सारे लोगों का एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे आपके क्लास के एग्जाम्पल में सिर्फ पिज्ज़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ समोसा नहीं, सिर्फ मैगी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 2-2 दिन आप लोग को हर एक नाश्ता मिल जाए। इस तरीके से सारे लोगों की बातों को सुना गया, सारे लोगों का इक्वल डिसीजन में पार्टिसिपेशन रहा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे कि जब देश के हर एक सोसाइटी में जब डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी के साथ में डिसीजन लिया जाए, ना कि स्पेशल प्रायोरिटी के साथ में डिसीजन ले लिया जाए। हमें कुछ यहाँ पे ये पिक्चर देखने को मिलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जैसे यह यंग यूथ हैं, ये लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ जगह पे वीमेन हैं और एल्डर पीपल हैं वह भी इन्वॉल्व हैं, और साथ में स्कूल की जो फैसिलिटी को मेंटेन करने वाले हैं वह भी हैं, लोकल एरिया के जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं वह सब लोग हैं। सोसाइटी के अलग अलग तरीके के लोग, सबको के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें जो कंप्लीट करना है जिसको बोलते हैं प्रेशरिंग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। प्रेशरिंग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, आप इनकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को ने गवर्नमेंट को अपने तरीके से डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया। तो कभी भी प्रेशर ग्रुप ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि पॉलिसी में या डिसीजन लेने में उनका भी इन्वॉल्वमेंट, उनकी डिमांड को सुना जाए। आपने देखा कि यह जो कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे, इन लोगों ने सबसे पहले गवर्नमेंट पर एक अपना ग्रुप बनाकर प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना डिसीजन इन लोगों के फेवर में लेने को तैयार हो गई। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जब गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर क्रिएट कर देता है, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे कंडीशन को हम लोग प्रेशर ग्रुप बोल देते हैं। जैसे किसान यूनियन बनाया गया हुआ है, फार्मर्स यूनियन बोलते हैं, स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं, बिजनेस क्लास यूनियन बोलते हैं। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, सबके लिए डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। सब लोगों के पास में पावर होता है, वो पावर की वजह से ही यहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इथनिक। इथनिक का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे अपना क्लासरूम है, अपने क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जैसे सबका जो रिलीजन होगा, सबका जो कास्ट होगा, सबके जो प्लेस ऑफ बर्थ होंगे, तो सब हमको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एथनिक ग्रुप का मतलब भी यही होता है कि जहाँ पे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है, डाइवर्सिटी जहाँ पे देखने को मिलेगा उसे हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट हमें जो कंप्लीट करना है वो मेजोटेरियनिज्म बोलते हैं। मेजोटेरियनिज्म स्पेलिंग एरर है। मेजोटेरियनिज्म आप ऐसे समझिएगा, जब भी कभी
ऐसा देखने को मिलेगा कि जो जैसे सोसाइटी में समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। अब मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग ही अपना जो अगर वो पावर में आ गए तो वो अपनी पॉलिसी इस तरीके से इम्पोज करने लगे जिससे सिर्फ और सिर्फ दबदबा बस उनका बना रहे और माइनॉरिटी कम्युनिटी की आवाज़ों को दबा दिया जाए। यह जो पॉलिसी जहाँ पे फोर्सफुली मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग अपने पावर को अप्लाई करते हैं, जो लोग ज़्यादा नंबर में वो लोग अपने पावर को अप्लाई करते हैं, ऐसे पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। स्पेलिंग जो करेक्ट वर्जन होगा मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे, यह करेक्ट स्पेलिंग वर्ड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों की डिमांड को रखा जाता है। आपको दो डेफिनेशन बता दिया, एक एथनिक बताया जहाँ पे डाइवर्सिटी अपना क्लासरूम समझ सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग प्लेस ऑफ बर्थ के लोग। और सेकेंड नंबर मेजोरिटी, जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लासरूम में ऐसा हो सकता है कि एक विलेज से या एक ऐसे एरिया से कुछ बच्चे ज़्यादा आते होंगे। अब वो बच्चे अगर ज़्यादा आते हैं तो उन बच्चों ने अगर ऐसा डिमांड रख दिया कि बाकी सारे बच्चों को भी उनके पसंद का ही टॉपिक पढ़ना होगा, ये हो गया मेजोरिटेरियनिज्म। जहाँ पे मेजोरिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी पॉलिसी को इस तरीके से इम्पोज करते हैं कि माइनॉरिटी वाले जो लोग होंगे जिनके नंबर कम हैं उन लोगों को दबा दिया जाए। सेकेंड नंबर, इसके बाद से अब हमें एथनिसिटी केस को हमको कंप्लीट करना है। बात करते हैं एथनिसिटी केस की। तो एथनिसिटी केस में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बेल्जियम है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इस यूरोपियन कंट्री में हमें कुछ एथनिसिटी देखने को मिल जाता है। एथनिसिटी का मतलब क्या? जहाँ पे डाइवर्सिटी होता है, डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, जहाँ पर भी वहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आप अगर आपका अपना दोस्तों का जो ग्रुप होता है, आप देखते होंगे कभी कि किसी भी एक टॉपिक पर आपके दोस्तों के और आपके जो ओपिनियन है, हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हों, वहाँ पे डाइवर्सिटी है। यहाँ पे इथनिसिटी की बात हो रही है, तो बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या? हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, पहले आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हमें यह देखने को मिला कि यह जो रेड रीजन है हमारे हमारे इस बेल्जियम के मैप में, यह जो रेड रीजन है, यहाँ पर इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वैलोनिया रीजन बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग वैलोनिया रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर यह जो एलोइस जो रीजन है, इस वाले रीजन को हम लोग इस वाले रीजन को हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह मेजरली टू रीजन में यह डिवाइडेड है। एक को हम लोग वैलोनिया बोलेंगे और एक को हम लोग फ्लेमिश बोलते हैं। अब जहाँ पर फ्लेमिश जो रीजन है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर डच कम्युनिटी के लोग, जो डच स्पीकिंग ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं। वहीं पे जो वैलोनिया है, वैलोनिया में हमें देखने को मिलता है कि इस रीजन में, वैलोनिया रीजन में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं। अब कंट्री में यह हो गए जो फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप के जो लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं टोटल 59%। ये जो फ्लेमिश रीजन में जो डच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 40%। फर्स्ट नंबर वैलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं, जो लोग 59% जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। फ्लेमिश रीजन, यह रीजन जो है उसको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। और फ्लेमिश रीजन अब हमें समझना जो है, हमें
जो 2 टाइप का केस स्टडी जो कंप्लीट करना है वो केस स्टडी है। यहाँ पर बेल्जियम में हमें 2 टाइप के केस स्टडी देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं एथनिसिटी इन बेल्जियम। एथनिसिटी मतलब डाइवर्सिटी। तो बेल्जियम एक यूरोपियन देश है, यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले ये जो बेल्जियम है, यह बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री जो कि टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बेल्जियम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट एक नंबर यहाँ जो येलोइश कलर में जो पार्ट ड्रॉ किया गया हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। फर्स्ट हम उसको फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। और इस फ्लेमिश रीजन में हमें देखने को मिलता है कि जो 40% जो डच स्पीकिंग ग्रुप के जो लोग हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर यह जो रेड वाले जो रीजन है उसको हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन बोलते हैं। अब वेलोनिया रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो 59% पॉपुलेशन जो है वह फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं। अब आप यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिला, मेजोरिटी और माइनॉरिटी देखने को मिल रहे होंगे। मेजोरिटी कौन, जो ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो 59% के पॉपुलेशन के लोग हैं वो लोग यहाँ पर ज़्यादा नंबर में हैं। यहाँ पर इस रीजन में हमें देखने को मिला कि जो 59% पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो लोग मेजोरिटी में हैं। अब मेजोरिटी में हैं, जब उनके नंबर ज़्यादा हैं, वहीं पर देखने को मिलता है कि यह जो 40% के जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं और यह लोग माइनॉरिटी में आते हैं। अब माइनॉरिटी में आएंगे, इनके नंबर कम है और इनके नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इसको हम इथनिसिटी बोलेंगे। सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये एक रीजन है, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा यह एक रीजन है और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं। अब यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं, जर्मन बोलने वाले लोग हैं और वह 1% हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, यह जो हमारा जो रीजन है जिसको हम बोलते हैं ब्रसेल्स, इनका जो कैपिटल वाला जो रीजन है उसे हम बोलते हैं ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में हमें देखने को मिलता है 80% पॉपुलेशन एंड 20% पॉपुलेशन। अब जो 80% जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलता है कि डच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं, 20% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं। मतलब यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर पूरे कंट्री में डाइवर्सिटी है, दोनों जगह डाइवर्सिटी। डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जहाँ डिफरेंसेस होगा, जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी होने चाहिए। यहाँ पर भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह था कि जो लोग देखने को मिल रहा है फ्लेमिश रीजन, ये जो डच बोलने वाले जो लोग हैं वो देखने को मिलता कि जो डच बोलने वाले लोग हैं वो नंबर में कम हैं, बट नंबर में कम थे और साथ में यह देखने को मिलता कि यही जो लोग हैं वही लोग रिच थे एंड पावरफुल थे। वही लोग रिच हैं और वही लोग पावरफुल हैं। वहीं पर जो वेलोनिया रीजन है, इस वेलोनिया रीजन में यह देखने को मिलता कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के जो लोग हैं, ये लोगों के पास ना तो कोई पॉलिटिकल पावर है, ना तो इन लोगों के पास कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट है। तो इनके पास में इस तरीके के कोई भी रिसोर्सेस हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए, क्लास में एक पर्सन के पास में ज़्यादा रिसोर्सेस, बेल्जियम कंट्री में एक लोगों के पास में बहुत ज़्यादा वो अमीर हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। हमें यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे यही बेल्जियम में हम लोगों को यही प्रॉब्लम देखने को मिला। अब देखने को मिलता है यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स बताए गए हुए हैं और ब्रसेल्स में भी हम लोगों को इसी तरीके का सेम डाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अच्छा, जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कुछ होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो तो निकालेंगे। हाँ, आपकी बात नहीं हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की बातें हो रही है, वो अलग बात है, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। देखिए, अब अकोमोडेशन, वहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकाला बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर
कोई भी जो इशू क्रिएट होना चाहिए वो ऐसा इशू क्रिएट नहीं हो पाया। अभी हम सेकेंड केस स्टडी कंप्लीट करेंगे, तो अभी आप बस इतना समझते रहिए। अभी हम लोग यह जो सॉल्यूशन वाले जो पार्ट हैं हम लोग इसको लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी श्रीलंका वाले केस स्टडी के बाद हम कंप्लीट करेंगे। आपके दिमाग में अभी क्या रहना चाहिए? आपके दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहले इथनिसिटी केस ऑफ बेल्जियम। इथनिसिटी हमको बेल्जियम में देखने को मिलता है, और बेल्जियम में हम लोगों को इस तरीके के पॉपुलेशन के साथ में हमको डाइवर्सिटी देखने को मिला। अब हमको पॉपुलेशन में जब डाइवर्सिटी देखने को मिलता है तो इस तरीके से वहाँ पर एक केस बना था जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का उन लोगों ने सॉल्यूशन क्या निकाला, हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं इथनिसिटी इन श्रीलंका की। अब देखिए इथनिसिटी इन श्रीलंका की जब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो टाइप के रीजन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक रीजन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिंघाला स्पीकिंग ग्रुप के लोग रहते हैं। एक रीजन जहाँ पे जो 74% की जो पॉपुलेशन है वह सिंघाला स्पीकिंग ग्रुप है। वहीं पे जो सेकंड रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं तमिल स्पीकिंग ग्रुप। सिंघाला और तमिल स्पीकिंग ग्रुप के लोग हैं। इस तरीके से श्रीलंका जैसे कंट्री में भी हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी सिंघाला बोलने वाले 74% के लोग हैं, वहीं पे जो तमिल बोलने वाले हैं वह 18% के लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बेल्जियम जैसा केस है, जहाँ पर जो मेजोरिटी के लोग हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या हुआ, देखने को मिलता है 1956 का जो टाइम था, तो 1956 के टाइम पे यहाँ पे श्रीलंका में जो पावर मिल जाता है वो किन लोगों को, जो सिंघाला ऑफिशियल, जो सिंघाला जो बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंघाला बोलने वाले जो लोग थे उनकी गवर्नमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन कभी हो जाएगा, गवर्नमेंट बन गई, तो यहाँ पर इन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे इन लोगों ने इम्पोज कर दिया। क्या होगा मेजोरिटेरियनिज्म, आप कमेंट में बताएंगे। तो 1956 में यह देखने को मिला कि 1956 में जो सिंघाला बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों को की गवर्नमेंट बन जाती है। अब क्या था, जब गवर्नमेंट बनती है तभी देखने को मिला कि वहाँ की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म वाली जो पॉलिसी है उसको इम्पोज कर दिया। मतलब क्या, जो सिंघाला बोलने वाले जो लोग हैं, मतलब जो सिंघाला बोलने वाले जो लोग होंगे उसको सिंघाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पर बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उस बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट किया जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। इस तरीके से ये दो क्राइटेरिया को फॉलो किया जाने लगा कि जो सिंघाला बोलते होंगे, जो जिनका रिलीजन बुद्धिस्ट होगा, उन सारे लोगों को एजुकेशन और जॉब की जो फैसिलिटी है वो हम लोग अवेलेबल करा देंगे। बाकी के जो लोग हैं उनको हम लोग ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर पावर को सही तरीके से डिवाइड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मेजोरिटी के रूल को फोर्सफुली यहाँ पर इम्पोज कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे वह लोग क्या करते हैं, वह लोग यहाँ से जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे वह लोग के अंदर एक एलिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है। एलिनेशन की फीलिंग आ गई। एलिनेशन की फीलिंग का मतलब क्या होगा, तो एलिनेशन की फीलिंग का मतलब कि अलगाव वाली फीलिंग आने लगी। इन लोगों को उस कंट्री में रहने का कोई फ़ायदा मिलता नहीं, ना तो एजुकेशन की फैसिलिटी मिल जाती, ना तो जॉब की फैसिलिटी मिल जाती। फिर क्या, तो फिर इस तरीके से यह लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट यह कर दिया कि अब यह लोग भी, जो तमिल कम्युनिटी के जो लीडर थे वो लीडर्स ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और डिमांड किन से करते हैं, तो जिनकी गवर्नमेंट थी उनसे वो डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट किनकी, जो सिंघाला बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों के, जो सिंघाला बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों से उन लोगों ने डिमांड रखा। तो एक तरफ में समझिए कौन है, एक तरफ में तमिल के जो लीडर हैं वो लोग थे, और एक तरफ में जो सिंघाला जो लीडर हैं वो लोग थे। तमिल लीडर ने उन लोगों से डिमांड रखा। डिमांड क्या रखा
कि हम लोगों को अपना खुद का सेपरेट एलम मिल जाए। सेपरेट एलम मतलब सेपरेट एलम का मतलब सेपरेट स्टेट, हमारा खुद का अपना एक देश होना चाहिए जहाँ पे हमारे जैसे लोग जो हैं, जो तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी मिल सके, उन लोगों को जॉब की फैसिलिटी मिल सके, यह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जब इन लोगों ने, तमिल लीडर ने अपनी डिमांड को रखा सिंघाला कम्युनिटी के सामने, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर देखने को मिलता है उन लोगों ने इनकी जो डिमांड थी उस डिमांड को इन लोगों ने डिनाई कर दिया। डिनाई कर देने का मतलब क्या होगा, तो डिनाई कर देने का मतलब ये होगा कि मना कर दिया गया। फिर तमिल वाले क्या शांत बैठ जाते? तमिल वाले भी शांत बैठने वाले नहीं थे। इन लोगों ने कंट्री में आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और आंदोलन किस तरीके से, जो कंट्री में जो आंदोलन हो रहा था उसको बोलते हैं सिविल वॉर बोलते हैं। सिविल वॉर, सिविल वॉर का मतलब क्या होगा, तो सिविल वॉर का मतलब आपस में ही एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ फाइटिंग में इन्वॉल्व हो गई। अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास में अगर जो दो बच्चे हैं आपस में फाइटिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर जो दो बच्चियां हैं अगर वो फाइटिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, एक गर्ल दूसरे गर्ल का बाल पकड़ के निकाल दे, उसका बाल निकाल दे, उसकी चोटियाँ पकड़ के खींच दे, इतना होगा तो गर्ल्स की फाइटिंग में तो ऐसा हो सकता है, बट दोनों को लॉस हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर जो तमिल और जो सिंघाला कम्युनिटी के जो लोग थे आपस में ही फाइटिंग में इन्वॉल्व हो गए। जब आपस में फाइटिंग में इन्वॉल्व हो गए, सिविल वॉर होने लगा, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंट्री में देश का डेवलपमेंट रुक गया, सारा फाइटिंग में ही लोगों का एनर्जी यूज होने लगा। मतलब देखिए यहाँ पर श्रीलंका में पावर को डिवाइड नहीं किया गया। ज़रूरी है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए। अगर पावर को डिवाइड नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, हमें सिविल वॉर जैसा कंडीशन देखने को मिला। और सिविल वॉर जैसे कंडीशन की वजह से बहुत सारे जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे, जो सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग क्या हो गए, वो लोग रेफ्यूजी हो गए। रेफ्यूजी को हिंदी में तो शरणार्थी बोलते हैं, मतलब अपने ही घर में एक मेहमान बन जाना। अपना घर ही नहीं है उनके पास में। अब वो हर एक चीज़ों के लिए, वो जॉब के लिए, वह रिसोर्सेज के लिए उनको गवर्नमेंट पर डिपेंड होना पड़ता था। तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पावर को सही तरीके से डिवाइड नहीं किया गया था। ज़रूरी क्या है, पावर को डिवाइड करना। तो श्रीलंका में पावर को डिवाइड सही से नहीं किया जाता है, बेल्जियम में लेकिन पावर को सही तरीके से डिवाइड किया गया था। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है बेल्जियम में किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया कि वहाँ पर कभी भी कोई भी सिविल वॉर जैसे कंडीशन नहीं आ पाए। जब सिविल वॉर जैसे कंडीशन नहीं आ पाए तो सबसे पहले देखने को मिलता है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970 to 1993। देखिए उनकी यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसको 1970 से 1993 तक में 4 टाइम वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको अमेंड करते हैं। अमेंड करने का मतलब क्या होगा, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। जैसे लड़कियां जो मेकअप कर लेती हैं, चेहरे पे पूरा बदलाव आ जाता है। इसी तरीके से देश के संविधान में कुछ बदलाव लाना था, तो उसको क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है द कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम के लिए बार बार चेंज किया, जिससे क्या हो सके, स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, पावर सही तरीके से रहे। पावर को सारे लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाता था। अगर पावर को सही तरीके से अगर इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो कभी भी जो कन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पे उन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट तो आपको यह याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने चेंजेस कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने जो चेंजेस किया वो हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन लोगों ने क्या किया कि अपने कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है, कंट्री के पार्लियामेंट में इक्वल नंबर के जो डच मिनिस्टर हैं और जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने दोनों लोगों को रखा। उन लोगों ने इक्वल नंबर को रख दिया। सेकेंड नंबर पर कुछ ऐसे जो कुछ स्पेशल जो लॉ बनाए गए, वह स्पेशल टाइप के जो अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों को लैंग्वेज के लिए पॉलिसी बनाने का अधिकार दे दिया गया। बहुत सारे जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब समझिए जैसे पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री में पावर किनके पास में था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में पावर था।
तो पावर का डिवीजन होना चाहिए, तभी तो सही तरीके से बैलेंस हो पाएगा। बैलेंस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया, तब स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहती है वैसे डिसीजन ले सकती है। 4 यहाँ पे टर्म है। फर्स्ट नंबर पे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। सेकंड नंबर पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को रखा गया। थर्ड नंबर पर कुछ ऐसे लॉ बनाए गए जो देखने को मिलता है कि अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वह लोग सबको साथ में लेकर चल सकते हैं। कोई भी अकेला डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाएगा जो एक लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अकेले डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर पर यहाँ पे यह बताया कि जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब उसके अंडर में काम करने वाले। तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट से के परमिशन से काम नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल समझिए, घर में एक आपका बड़ा भाई है जो अपनी पढ़ाई करता है, बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है। अब वह अपने खर्च किस तरीके से करना है वह अपने तरीके से डिसाइड करेगा। सबऑर्डिनेट मतलब उसको हमेशा पापा का परमिशन नहीं लेना होगा। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अब कभी भी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ कर नहीं लेगी, वो अपने से कोई डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट यहाँ देखने को मिलता है जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स में जो उनका जो कैपिटल रीजन था, कैपिटल रीजन में भी पावर को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो सके। मतलब वहाँ के असेंबली में, वहाँ के पार्लियामेंट में भी इक्वल तरीके के रिप्रेजेंटेशन को रखा गया। और इसके साथ साथ में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाते हैं जिस गवर्नमेंट को बोला जाता है कल्चरल गवर्नमेंट। कल्चरल गवर्नमेंट को उन लोगों ने बनाया। कल्चरल गवर्नमेंट को क्यों बनाया? ताकि जो एजुकेशन के लिए, जो कल्चर के लिए जो डिसीजन लेना है उसमें भी हर एक इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का पार्ट है, सॉरी कल्चरल गवर्नमेंट नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में उन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट का उन लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया जहाँ से एक ऐसी गवर्नमेंट जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के कल्चर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और उनका जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड अगर पॉलिसी बनाना होगा तो वो गवर्नमेंट कौन सी होगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। सारे लोगों को मिलाकर डिसीजन लेने वाली गवर्नमेंट होगी। हम लोगों ने ये सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से अब हमें समझना है रीजन और नीड फॉर पावर शेयरिंग। ऐसा क्या होता है, पावर को शेयर क्यों करना चाहिए? वाई वी शेयर पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई वी शेयर पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके पीछे हमारे पास में टोटल 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट नंबर पर प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड नंबर मोरल रीजन। जब हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन की, तो प्रूडेंशियल रीजन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रूडेंशियल रीजन में कि जो एक ऐसा फैसला जो समझदारी वाले तरीके से फैसला लेना है। जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए पर्सन ए है और पर्सन बी है, समझते हैं। अब 2 बच्चियाँ हैं, जैसे 2 बच्चियाँ हैं, एक का नाम अनन्या हो गया और एक का नाम भूमिका हो गया। अब समझते हैं क्या है, अनन्या और भूमिका दोनों दोस्त हैं आज आपस में, और अनन्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे से उसके मार्क्स आते हैं। वहीं पे भूमिका के मार्क्स नहीं आते हैं। तो भूमिका ने यह सोचा समझदारी वाले तरीके से, अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो क्या होगा, मेरे अंदर कुछ और डिसिप्लिन आ जाएगा, मैं और अच्छे से मैं मेहनत करना सीखूंगी। तो दोनों बच्चे एक सही तरीके से दोनों को फ़ायदा मिल जाएगा। जिसका जो डिसीजन था इसके साथ दोस्ती करने का, वो समझदारी वाले तरीके से डिसीजन लेना था, जहाँ से इस दोनों को फ़ायदा हो रहा था। इनका भी ग्रोथ होगा, यह भी सही तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, इनके साथ में बैठेंगे, बार बार इनको साथ रिवीजन करेंगी, इनका भी फ़ायदा होगा और इनका भी फ़ायदा होगा, दोनों का फ़ायदा होगा। इस तरीके से यह हो गया प्रूडेंशियल रीजन, जहाँ पे हम कहते हैं समझदारी वाले तरीके से डिसीजन लेना। समझदारी वाले तरीके से डिसीजन लेने के लिए जैसे बेल्जियम में की गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रूडेंशियल रीजन को फॉलो किया, जहाँ से क्या देखने को मिलता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है कन्फ्लिक्ट होने के, उस पॉसिबिलिटी को उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया। सेकंड, मोरल रीजन की बात करते हैं तो मोरल रीजन में हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि जहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने पावर को ही शेयर करती है। यह डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ही बताता है कि पावर को शेयर करना चाहिए, पावर को अलग अलग कम्युनिटीज़ में, ऑर्गन्स में, लेवल में पावर को शेयर करना चाहिए। यह 1 शॉर्ट वीडियो है। आपको आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपने ज़रूर ओपिनियन बताएं। थैंक यू।